नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही गजब तरीके से हमारी कक्षाएं चल रही हैं और रीट शिक्षण विधियों के अंदर जो एसएसटी वाला पोर्शन है, इसके ऊपर गजब कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो आइए बिना कोई समय गवाए पिछली क्लास की मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। पिछली क्लास के अंदर विद्यार्थियों मैंने आपको शैक्षिक नवाचार पढ़ाए और उन शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत मैंने आप सभी को सूक्ष्म शिक्षण नामक एक कंसेप्ट समझाया था। अब हम उससे अगला कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं और वो अगला कंसेप्ट कौन सा है तो देखिएगा विद्यार्थी मित्रों, अगला जो शैक्षिक नवाचार है उसका नाम है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा, जिसे अंग्रेजी में पैनल डिस्कशन भी कहते हैं। पैनल डिस्कशन भी कहते हैं। याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, आखिर पैनल चर्चा होती क्या है पहले तो ये समझें। पैनल चर्चा का जीता जागता उदाहरण आपने न्यूज चैनल्स के ऊपर देखा होगा। जी न्यूज, आज तक वगैरह जो न्यूज चैनल चलते हैं उनके अंदर आप देखना, कोई टॉपिक लिया और उस टॉपिक को लेकर के 5-7 लोग बैठ गए और बैठ करके अब वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो चर्चा ही कहीं ना कहीं फिर पैनल चर्चा के रूप में जानी जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे। जब किसी समस्या को लेकर दो या दो से अधिक जब किसी समस्या को लेकर दो या दो से अधिक विषय विशेषज्ञ आपसी वार्तालाप करते हैं तथा समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? किसकी संज्ञा दी जाती है? पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है। तो जब किसी समस्या को लेकर के दो या दो से अधिक विषय विशेषज्ञ आपस में वार्तालाप करते हैं और फिर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो इसे ही किसकी चर्चा की संज्ञा दी जाती है? पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती है विद्यार्थी मित्रों। हाँ सर, आप कहाँ हो? ठीक है। तो इसे पैनल चर्चा की संज्ञा दी जाती। क्लियर है? तो दो या दो से अधिक विषय विशेषज्ञ। अब यहां पर जो एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी वो ये है कि इस पैनल चर्चा के कुछ उपनाम भी हैं। मतलब इस पैनल चर्चा को कुछ और नामों से भी जाना जाता है और वो नाम कौन कौन से हैं तो देखिएगा। एक तो इसे कहते हैं नामित चर्चा, एक तो इसे नामित चर्चा भी कहते हैं और दूसरा इसे सामूहिक चर्चा भी कहते हैं। तो दो नाम इसके अतिरिक्त हैं, एक तो नामित चर्चा और दूसरा सामूहिक चर्चा। यह बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। चलिए जी, फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब सुने।
पैनल चर्चा का जनक हैरी ओवरस्ट्रीट को माना जाता है। पैनल चर्चा का जो जनक है वो किसको माना जाता है? हैरी ओवरस्ट्रीट को माना जाता है। दूसरा, पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका देश में किया गया था। पैनल चर्चा का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो अमेरिका देश में किया गया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया गया था। बात याद रह जाएगी। कौन से देश में हुआ था? अमेरिका देश में हुआ था। करने वाले कौन थे? तो हैरी ओवरस्ट्रीट थे। दूसरी बात, पैनल चर्चा के अंतर्गत कुल 4 प्रकार के सदस्यों को पैनल चर्चा के अंतर्गत कुल 4 प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 4 प्रकार के सदस्य होते हैं जिनको सम्मिलित करते हैं अपन। वो पहला सदस्य कौन सा है? पहला सदस्य है जैसे भैया अध्यक्ष, एक है अनुदेशक, एक है साहब आपके विषय विशेषज्ञ, और एक है साहब आपके श्रोता। क्लियर है? तो पैनल चर्चा में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। प्रकार के, टोटल 4 नहीं होते, 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है विषय विशेषज्ञ, तीसरा होता है अनुदेशक, और चौथा होता है श्रोता। फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, फिर अगले पेज के ऊपर मैं इनके कंसेप्ट पूरे आपके सामने क्लियर कर देता हूं। फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए जी, अब सबसे पहले अपन बात करें अध्यक्ष की। तो ये जो साहब अध्यक्ष होता है ये संख्या के रूप में तो एक ही होता है। संख्या में क्या होता है? एक ही होता है। और इसका कार्य अंतिम निर्णय लेना, ये होता है। क्लियर है? तो पैनल चर्चा का जो अध्यक्ष होता है वो संख्या में एक होता है, और इसका कार्य पैनल चर्चा के लिए अंतिम निर्णय यानी लास्ट डिसीजन लेना होता है। इसके अलावा दूसरा जो सदस्य है वो है साहब अनुदेशक। ये अनुदेशक जो होता है ये भी साहब संख्या में एक ही होता है, और इसका जो कार्य है वो होता है साहब व्यवस्था का कार्य करना, व्यवस्था कार्य करना। मतलब पैनल चर्चा की जिम्मेदारी की कौन आयोजित करवाएगा, कैसे आयोजित होगी, कहाँ आयोजित होगी, कितने समय आयोजित होगी, कितने विद्यार्थी होंगे, कौन कौन अध्यक्ष, किसे अध्यक्ष चुना जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बुलाए जाएंगे, सारी जो टाइमिंग है, ये सारी जो बातें हैं, ये कौन डिसाइड करता है? अनुदेशक डिसाइड करता है। व्यवस्था काम करने का कार्य इसी का होता है। इसके अलावा तीसरा है साहब विषय विशेषज्ञ, जो कि संख्या में
2 से अधिक होते हैं और इनका कार्य विषय विशेषक कार्य वार्तालाप या वाद विवाद करना होता है। यानी कि जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी संख्या 2 से अधिक होती है और इनका कार्य आपस में वार्तालाप या वाद विवाद करना होता है। यहां तक इनका कार्य सीमित होता है। चौथा, जो मेंबर होते हैं वो होते हैं साहब श्रोता, और श्रोता की जो संख्या होती है, श्रोताओं की जो संख्या होती है ये अनिश्चित है। अनिश्चित है मतलब फिक्स नहीं है, और इनका कार्य सुनना व प्रश्न करना, ये 2 होता है। क्लियर है? तो 4 प्रकार के मेंबर हो गए हैं। अध्यक्ष हो गया, अनुदेशक हो गया, विषय विशेषज्ञ हो गए और श्रोता हो गए। अध्यक्ष एक होता है, कार्य इसका अंतिम निर्णय लेना है। अनुदेशक भी संख्या में एक होता है, कार्य इसका व्यवस्था करना है। विषय विशेषज्ञों की संख्या 2 से ज्यादा होती है, इनका कार्य वार्तालाप या वाद विवाद करना है। और श्रोता जो होते हैं इनकी संख्या अनिश्चित हो सकती है, क्योंकि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लाखों सैकड़ों करोड़ों कितने भी हो सकते हैं। और इनका कार्य होता है जो विषय विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं उसको सुनना, और फिर आखिरी में अगर कोई डाउट सेशन क्लियर हो तो उसके अंदर अपने क्वेश्चन पूछ के अपनी क्वेरीज को शांत करना। तो ये 4 प्रकार के मेंबर्स आपके सामने हैं। फटाफट से इनको देख करके कीजिए आत्मसात। फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब सुने। पैनल चर्चा के अंतर्गत तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं को, तात्कालिक जो वर्तमान में आ रही है, पैनल चर्चा के अंतर्गत तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है तथा चर्चा की जाती है। क्लियर है? यानी कि पैनल चर्चा जो होती है उसमें तात्कालिक शैक्षिक समस्याओं को लिया जाता है और चर्चा की जाती है। मतलब आज के समय में जो शैक्षिक समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को लेकर के इसमें चर्चा की जाती है और उन्हीं को लेकर के वाद विवाद करके और वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी चीज, पैनल चर्चा हेतु विद्यार्थियों को न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 2 कालांश का समय आरक्षित रखा जाता है। यानी कि अपन जब पैनल चर्चा करते हैं तो उसके लिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 कालांश का समय आरक्षित होता है। लेकिन इसको अगर मैं डिजिट के रूप में कन्वर्ट करूं तो ध्यान रखना कि पैनल चर्चा का जो समय होता है, इस पैनल चर्चा के समय के लिए वो अगर सीधी चर्चा करे, इस कालांश की बात करें तब तो 1 या फिर अधिकतम 2 कालांश, लेकिन जब वो पैनल चर्चा के समय की बात करें तो भैया आप उसको बताएंगे 36 से 60 मिनट का समय आरक्षित होता है। 35 से भी कह सकते हैं, लेकिन 36 से आंकड़ा थोड़ा ठीक है, 36 से 60 मिनट का समय आरक्षित रखा जाता है। किसके अंतर्गत? पैनल चर्चा के अंतर्गत। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा पैनल चर्चा के द्वारा समस्याओं का
प्रभावी समाधान प्राप्त होता है, मतलब इफेक्टिव सॉल्यूशन निकल करके आता है। समस्या क्या प्राप्त होता है? प्रभावी समाधान निकल करके आता है। तो कुल मिलाकर के ये बात भी है कि जब अपन किसी टॉपिक के ऊपर एक आदमी अपना दिमाग लगाएगा, उसकी बजाय अगर 10 आदमी मिलकर के दिमाग लगाते हैं तो पैनल चर्चा ज्यादा प्रभावी सिद्ध होती है, प्रॉब्लम का इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। फटाफट से इसको देखिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, पैनल चर्चा के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न विषय विशेषज्ञों का लाभ प्राप्त होता है। मतलब कोई समस्या एक टीचर लेकर सॉल्व करवाए और कोई समस्या 2 या 2 से ज्यादा टीचर मिलकर सॉल्व करवाएं, तो ज्यादा बेस्ट इंपैक्ट किसके थ्रू आता है? ज्यादा टीचर्स के द्वारा। इसके अलावा पैनल चर्चा हेतु बड़े कक्ष या भवन की आवश्यकता होती है। यानी जब भी पैनल चर्चा की जाती है तो बड़े आकार के कमरों में, बड़े आकार के भवनों में की जाती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को समस्या से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर है? तो विद्यार्थियों को समस्या से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्लियर कट बात तो ये समझ में आ गई विद्यार्थी मित्रों कि पैनल चर्चा का होना सख्त जरूरी है, क्योंकि पैनल चर्चा एक तो इम्पैक्ट अच्छा डालती है, दूसरा इसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना बच्चों के लिए आसान हो जाता है, उनको अलग अलग दृष्टिकोणों का ज्ञान होता है। पैनल चर्चा में किसी समस्या को, जैसे मान लीजिए हमने पैनल चर्चा की समस्या ले ली ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने एक अध्यक्ष बैठा दिया, एक अनुदेशक था जिसने व्यवस्था कर दी, श्रोता वगैरह आ गए, विषय विशेषज्ञ आ गए, जिसमें एक इकोनॉमिक्स का टीचर था, एक केमिस्ट्री का टीचर था और एक सोशल स्टडीज का टीचर था। तो तीनों टीचरों ने अपने अपनी बातें रखी कि साहब ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। उसके बाद में साहब विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछ लिए 10-1 मिनट के अंदर, और फिर लास्ट में अध्यक्ष ने डिसीजन दे दिया ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण ये है और आज की कक्षा और आज का ये पैनल चर्चा प्रभावी रही या नहीं रही, ये सारी बातें उसमें पता चल जाती है। इसके अलावा पैनल चर्चा के अंत में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु 10 मिनट का समय दिया जाता है। 10 मिनट का समय दिया जाता है। क्लियर है? तो पैनल चर्चा विद्यार्थियों को विभिन्न विषय विशेषज्ञों का लाभ देती है, बड़े कक्ष और भवनों की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों को समस्या से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान प्राप्त होता है, इससे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए 10 मिनट का समय भी दिया जाता है। क्लियर कट बात है? ठीक है, फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर।
चलिए जी, अब सुने। पैनल चर्चा का विशेष उदाहरण समाचार चैनलों पर दिखाई जाने वाली समाचार चैनल पर दिखाई जाने वाली टीवी डिबेट है। यानी कि जो टीवी डिबेट्स होती हैं, विच तरीके से आपने आयोजित करते हुए देखी भी होगी, काफ़ी मुद्दे बनते हैं, तो भैया वो जीता जागता उदाहरण है पैनल चर्चा का। इसके अलावा विद्यार्थियों को पैनल चर्चा के अंतर्गत अंतःक्रिया करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। यानी कि विद्यार्थियों को पैनल चर्चा के अंतर्गत अंतःक्रिया करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। 10 मिनट का समय है। अब 10 मिनट के समय में विद्यार्थी कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? मैक्सिमम कोई 2-5। तो कुल मिलाकर के इंटरेक्शन करने के लिए प्रॉपर टाइम तो मिलना जरूरी है ना। इसके अलावा पैनल चर्चा को विद्यालय की समय सारणी के अंतर्गत स्थान दे पाना संभव नहीं होता। कैसे? अब स्कूल टाइम टेबल पहले से इतना बिजी है, उस व्यस्त स्कूल टाइम टेबल के अंदर अपन ये सोचे कि साहब अपन इसके लिए भी टाइम निकाल लें, तो विद्यार्थियों के लिए उबाऊ और नीरस वातावरण का निर्माण कहीं ना कहीं ये बना देती है। तो ये कुछ बातें मैंने इसमें आपको बताई, इनको फटाफट से कीजिए आत्मसात, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब स्टार पॉइंट देखिएगा। पैनल चर्चा के दोषों को दूर करने हेतु पैनल चर्चा के दोषों को दूर करने हेतु दल शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग, दल शिक्षण विधि का आविष्कार किया गया था। क्लियर है? पैनल चर्चा के दोषों को दूर करने के लिए ही दल शिक्षण विधि का आविष्कार किया गया था, टीम टीचिंग मेथड को अपनाया गया था। ये बात याद रख लेंगे आप। इसके अलावा दल शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, मतलब स्टूडेंट टीचर से जब चाहे तब सवाल पूछ सकता है
किसी प्रकार का बाउंडेशन उस बच्चे के ऊपर नहीं रखा जाता। वो जब चाहे तब सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन का डाउट सेशन डाल सकता है और टीचर को पढ़ाना भी पड़ता है। समझ रहे हैं? और एक लास्ट पॉइंट, पैनल चर्चा एक बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक, बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक नवाचार है। यानी कि ये जो अपन पैनल चर्चा करवाते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक भी है, एक अच्छा शैक्षिक नवाचार है, बाल केंद्रित है। और दूसरी और आखिरी पॉइंट आज की इसकी पैनल चर्चा का वो ये है कि पैनल चर्चा शैक्षिक तकनीकी पर आधारित पैनल चर्चा शैक्षिक तकनीकी पर आधारित शैक्षिक नवाचार है। शैक्षिक तकनीकी पर आधारित शैक्षिक नवाचार है। इन चीजों को एक बार देख लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आपके पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन। आई होप पैनल चर्चा को इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी स्टैंडर्ड पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई सा भी सवाल आपके सामने पैनल चर्चा का दे दिया जाए, उसका आसानी से आप लोग सॉल्यूशन अब कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी किसी भी व्यक्ति विशेष को, रीट के मेरे विद्यार्थी को इस दरमियान नहीं आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन भैया एक कंसेप्ट का नाम अगर आपने सुना हो तो वो है मस्तिष्क विप्लव। ये भी एक शैक्षिक नवाचार है जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। या तो सवाल देता है तो डायरेक्ट 1 से 2 सवाल देता है, नहीं तो फिर ये ठंडा पड़ा रहता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट, एक बेहद संजीदा टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क विप्लव जो हमारा तीसरा शैक्षिक नवाचार है, इसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। लेकिन इसका कुछ नाम और भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो क्या है? इसे मस्तिष्क उद्वेलन, तूफान, झंझावत, ये भी कहते हैं। तो इससे कई नाम निकल कर के आए। मस्तिष्क विप्लव का एक नाम तो ब्रेन स्टॉर्मिंग रहा। एक इसके अलावा इसके अंतर्गत हमको ये भी देखने को मिला कि इसे मस्तिष्क उद्वेलन भी कहते हैं, मस्तिष्क के तूफान भी कहते हैं, इसको मस्तिष्क की झंझावत भी कहते हैं। ये बात तो हो गई क्लियर। अब साहब ये जो अपन ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ते हैं, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो जनक माना जाता है वो है साहब एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न। ठीक है, इस मस्तिष्क विप्लव यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन का जनक एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न को माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति यानी कि इस मस्तिष्क विप्लव की उत्पत्ति सन 1950 में ही हो गई थी, 1950 में ही हो गई थी। लेकिन इसकी व्याख्या सन 1953 में की गई थी। तो 3 बातें पता चली। मस्तिष्क विप्लव के जो जनक हैं वो एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न है,
और इसकी जो उत्पत्ति थी मस्तिष्क विप्लव विधि की या शैक्षिक नवाचार की, वो मानी जाती है सन 1950 की, और व्याख्या इसकी की गई थी सन 1953 में। इसको फटाफट से एक बार देख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, दिलो दिमाग जहन पर छाप लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब सुने, ये जो एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न था, ये जो भैया अपने एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न था, उसने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था अप्लाइड इमेजिनेशन। किताब का नाम क्या था? अप्लाइड इमेजिनेशन। इस एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न ने अप्लाइड इमेजिनेशन नाम की किताब लिखी थी, जिसमें मस्तिष्क विप्लव विधि की, मस्तिष्क विप्लव विधि की व्याख्या की गई। क्लियर, याद रह जाएगा। तो एलेक्स फ्रैंकली ऑसबॉर्न ने किताब लिखी अप्लाइड इमेजिनेशन, और उसके अंदर ही इन्होंने इस विधि की संपूर्ण व्याख्या करने का काम भी किया था। अगली चीज, इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष, इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष कठिन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिन्हें हल करते हुए बालक अपनी मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास करता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अप्लाइड इमेजिनेशन नाम की किताब में इन्होंने इस विधि की चर्चा तो की थी, लेकिन इस विधि में होता क्या है कि स्टूडेंट्स के सामने जो टीचर है वो ऐसा नहीं कोई आसान समस्या रखता है, नहीं भैया, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के सामने इतनी कठिन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण करता है कि इसको हल करते हुए दिमाग के घोड़े पूरे दौड़ाने पड़ते हैं, पूरा दिमाग झोंकना पड़ता है, मस्तिष्क में उद्वेलन मचता है, तूफान मचता है, झंझावत आता है, तब जाकर के बच्चा उन प्रश्नों को हल करता हुआ अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करता है। समझ रहे हैं आप? फटाफट से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार इसको आत्मसात करके फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब यहां बुद्धि के विकास की ही बात आ गई, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि बुद्धि का जो 50% डेवलपमेंट यानी कि आधा विकास है, वो सब आपके 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कितने वर्ष की आयु तक हो जाता है? 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। लेकिन बुद्धि का संपूर्ण विकास 15 से 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को।
15 से 16 वर्ष की आयु में बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। और एक बात, पूर्ण परिपक्वता की आयु 25 वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 25 वर्ष मानी जाती है। मतलब 25 वर्ष का जो बच्चा होगा या जो व्यक्ति होगा वो उसकी बुद्धि का संपूर्ण विकास हो चुका होगा, यह ध्यान रखिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आती है अगली चीज, और अगली चीज क्या कहती है तो वो समझे। अगली चीज ये कहती है कि साहब वो जो विद्यार्थी वर्ग है उसके साथ में हमें कोलैबोरेट करना कैसे है। विद्यार्थी वर्ग के साथ में हमें कोलैबोरेट करना कैसे है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। वो कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि साहब यह शैक्षिक नवाचार, यह शैक्षिक नवाचार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है? कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है तो वो समझो। थॉर्नडाइक के अनुसार कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, थॉर्नडाइक के अनुसार कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, एक बालक की बुद्धि का विकास भी उतना ही अधिक होने की संभावना रहेगी। क्लियर है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार कठिनाई का स्तर जितना अधिक होगा, एक बालक की बुद्धि का विकास भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार कठिनाई का स्तर जितना अधिक होता है, एक बालक की बुद्धि का विकास भी उतना ही ज्यादा होता है। तो क्लियर कट बात है। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा। ये सारी बातें आपको एग्जाम में ज्यों की त्यों छपी हुई मिलेगी विद्यार्थी मित्रों। ठीक है? तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुने, यहां पर आकर के ये तो क्लियर हो गया। तो ध्यान रखें, यह विधि विद्यार्थियों की मानसिक क्षमताओं का विकास करती है। यह विधि बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करती है। अब मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होगा? तो मानसिक शक्तियों का विकास होगा ऐसे विद्यार्थी मित्रों कि साहब जैसे मान लीजिए अपन ये कहें कि साहब ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर यह विधि रचनात्मकता अर्थात
अपसारी चिंतन का विकास करती है। यानी कि विधि अपसारी चिंतन के विकास से संबंधित मानी गई है। क्लियर रहेगी बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस विधि में कई पड़ाव हमारे सामने आए और उन पड़ावों के अंतर्गत हमें ये विधि कहीं ना कहीं सहायक विधि के रूप में नजर आती है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड का अपना एक अलग कंसेप्ट नजर आता है। इसके अलावा यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए ये यूजफुल नहीं है। दूसरा, छोटी कक्षाओं के बालक कठिन समस्याओं को देखकर पलायन कर जाते हैं। क्लियर है? तो ये बातें आपके सामने एग्जाम में बहुत जबरदस्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये शैक्षिक नवाचार निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, इसमें कतई कोई शक नहीं है। तो फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, दिलों के अंदर, दिमाग में और जहन में आत्मसात कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के अंतर्गत उपयोगी मानी गई है। केवल उच्च कक्षाओं के अंतर्गत उपयोगी मानी गई है। क्लियर है? यानी कि हायर स्टडीज के लिए, हायर क्लासेस के अंदर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है? हायर स्टडीज के अंदर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगली चीज, यह विधि रचनात्मकता के विकास हेतु उत्तम विधि मानी जाती है। उत्तम विधि मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी मित्रों, अपने जो शैक्षिक नवाचारों की जब बात आती है तो शैक्षिक नवाचारों में मस्तिष्क विप्लव के ऊपर एक ही सवाल बनता है कि ये किसका विकास करती है? तो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट करती है। बस आपको इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से अब हमारे पैनल चर्चा और मस्तिष्क विप्लव वाला टॉपिक होता है समाप्त। अब आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो अपन ने पैनल चर्चा, मस्तिष्क विप्लव और सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा है, इसमें से बाकायदा एक सवाल एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इससे मैक्सिमम आगे से आगे जुड़े रहने के लिए हमें इस कंटेंट को बारीकी से बार बार देखना पड़ेगा। एक बार समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता है तो 3 बार देखिए, लेकिन टॉपिक आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। तो इसी टॉपिक को यहाँ पर मैं करता हूँ समाप्त। तो यहाँ अपने होते हैं कंप्लीट शैक्षिक नवाचार। अब हम बात करें कुछ टीचिंग मेथड्स की, लेकिन इस क्लास में नहीं बल्कि अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।